समर कुछ देर ससुराल वालों के साथ समय बिताने के बाद सबसे विदा लेकर घर वापस लौट जाता है। कविता भी कुछ दिनों के बाद ससुराल वापस लौट जाती है, क्योंकि वहाँ भी उसके सास ससुर अकेले थे। पास के गांव में ही मायका होने के कारण सास ससुर भी उसे 1-2 दिन के लिए बेटी से मिलाने के लिए भेज देते थे। समर भी 15-20 दिन पर घर आ जाया करता और 1-2 दिन के लिए रुकता, फिर चला जाता। रिनी को भी धीरे धीरे नानी के साथ रहने की आदत पड़ने लगी थी। करीब 3 महीने बाद कविता के गर्भवती होने की खबर माँ ने समर को फोन करके बताई, जिसे सुन वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो तुरंत छुट्टी लेकर गांव आ पहुंचा। माँ पिताजी से मिलने के बाद फौरन वो कविता के पास पहुंचा। कविता उस समय अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसे देख वो चौंक गई। आप अचानक? उसके करीब जाकर बैठ गया और बोला, तो तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं बहुत खुश हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। कोई छोटा सा मुन्ना सा आएगा, मुझे पापा कहकर बुलाएगा। आई एम सो एक्साइटेड कवि। अरे अरे, आप बिना उसे आने में भी बहुत वक्त है, कप्तान ने कहा। हाँ पता है, लेकिन मुझे उस वक्त का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा जब वो इस दुनिया में आएगा, मेरी आंखों के सामने होगा। और हाँ सुनो कवि, अब अपना बहुत ध्यान रखना होगा तुम्हें। कोई भारी चीज मत उठाने लगना और ज्यादा कामकाज भी मत करना। मम्मी जी कहती है कि ऐसे में काम करना चाहिए जिससे सब कुछ सामान तरीके से हो, ऑपरेशन से नहीं। कप्तान ने यह कहकर समर के उत्साह पर ब्रेक लगाया। समर फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, ये तुम औरतों को ज्यादा पता होगा, लेकिन बस अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे पास हर पल नहीं रह सकूंगा, लेकिन अब हफ्ते हफ्ते में आ जाया करूंगा। आप चिंता मत करिए, यहाँ पूरा परिवार है मेरे साथ। मम्मी जी के अलावा पड़ोस में चाची भी है, सबके बीच में हूँ मैं। तो तुम्हें मेरी कमी नहीं खलती? समर ने पूछा तो कप्तान ने जवाब दिया, खलती है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो सिर्फ आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। इतनी दूर से आप आना जाना कैसे करेंगे इतनी जल्दी जल्दी? मैं कर लूँगा। जब से तुम आई हो मैं वहाँ बहुत अकेला महसूस करता हूँ। जब हमारा बच्चा आ जाएगा तब तुम भी चलना, वहीं रहना मेरे साथ। समर ने कहा तो कप्तान ने भी ठीक है कहा। समर उसके हामी भरने से खुश हो गया। उसका अच्छा मूड देखकर कप्तान ने वो बात छेड़ी जो वो काफ़ी देर से कहना चाह रही थी। सुनिए, मेरी मम्मी और भैया कल आना चाहते हैं। जब से उन्हें खुशखबरी मिली है वो मुझसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर समर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आए ना, बिल्कुल आए। इसमें पूछने की क्या बात है, मैं भी मिल लूंगा। उनसे काफ़ी समय से मुलाकात नहीं की। लेकिन कहते कहते कविता रुक गई। लेकिन क्या कवि, जो कहना चाहती हो कहो, समर ने कहा। वो रिनी को भी उन लोगों ने बता दिया है कि उसका कोई भाई या बहन आने वाला है। वो जिद लगाए पड़ी है कि वो भी अम्मी के साथ यहाँ आएगी। कप्तान ने अपनी बात पूरी की। क्योंकि समर बहुत खुश था तो उसने फौरन कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले आए उसे भी। पापा जी को पीछे से वो परेशान ही करेगी, उनसे रिनी संभलती कहाँ है। सच? कप्तान को समर के कथन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। समर फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अब मैं जरा अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। अभी तो उन्हें इस खुशखबरी का पता भी नहीं है, सिर्फ मेरे आने की खबर से पार्टी करने की बात कर रहे थे। थोड़ा उनके साथ मिल बैठा हूँ। कविता भी खुशी खुशी बोली, ठीक है। नीचे उतरकर जब वो घर से बाहर जाने लगा तो माँ ने टोका, समर, दोस्तों से मिलने तो जा रहे हो, लेकिन अभी किसी को कुछ बताना मत। मैंने कविता के घर वालों के सिवाय किसी से कुछ भी नहीं बताया है। थोड़ा और समय ऊपर हो जाने दो, मैं खुद बता दूंगी। ठीक है मम्मी, कहकर समर अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। आ गए समर, बैठो बैठो, श्यामू बोला। आपकी बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? भौजाई के बिना मन नहीं लगा क्या? मोनू ये कहकर हंसा, जो कि समर को पसंद नहीं आया। ढंग में रहे भाई मोनू, ढंग में, समर ने कड़क कर कहा तो मोनू की हंसी रुक गई। सॉरी भाई, मजाक कर रहा था मैं तो, तुम तो बुरा मान गए। हाँ तो मजाक यार दोस्तों तक रखना, घर की औरतों को घसीटने की क्या मतलब है? मोनू समर की ये बात सुनकर खींच गया, लेकिन चुप रहा, क्योंकि बाकी के सारे दोस्त समर के पक्ष में हाँ हाँ कर रहे थे। अरे छोड़ यार ये सब, तू बैठ और हाल सुना अपना। चल एक एक पैक बनाते हैं। ब्रिजेश ने ये कहकर शराब की बोतल खोली। फिर शुरू हो गई इनकी पार्टी।
ब्रिजेश ने अपने फार्म हाउस पर सारी तैयारी की हुई थी। खुले आसमान के नीचे मेज पर खाने नाश्ते की चीजें सजाई हुई थी। सब यार दोस्त हंसी मजाक किस्से चुटकुलों में व्यस्त थे, लेकिन मोनू का मूड खराब था। वो अंदर ही अंदर मौका ढूंढ रहा था कि कैसे उसे समर को अपमानित करने का मौका मिले। वो पहले से ही समर से जलता था, क्योंकि समर बहुत पढ़ा लिखा व अच्छी जॉब में था। तभी ब्रिजेश ने कहा, यार समर, वैसे हम दोस्त अब बहुत खुश हैं कि तू भी अब शादी करके पूरी तरह सेटल हो गया है। अच्छा परिवार भी मिला है, बड़े भले लोग हैं भाभी के घर वाले। मैं गया था उनके घर एक बार, जब किसी काम से उधर जाना हुआ तो। ब्रिजेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी मोनू जो नशे में धुत हो चुका था, उसने कहा, हाँ भाई बड़े अच्छे लोग हैं। सारी दुनिया तो सिर्फ दहेज में गाड़ी रुपया पैसा यही सब देती है। उन लोगों ने तो पली पलाई बच्ची दुल्हन के साथ दहेज में दी है। मोनू के इतना कहते ही समर का पारा चढ़ गया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसी हुई बकवास करने की? सच तो कड़वा होता है भाई। पहली भाग गई और दूसरी दुहाजू, एक बच्चे की माँ, और ऐंठन ऐसी दिखा रहा जैसे। मोनू, समर उसे मारने को हुआ तो बाकी दोस्त बीच बचाव करने लगे। दोनों को अलग किया ब्रिजेश ने। मोनू बहुत बकवास कर चुका तू, ब्रिजेश ने उसे डांटा। हाँ फिर वो बच्ची यहाँ कहाँ रहती है जो फालतू दहेज में बच्ची वाली बात निकाल रहा था? पता नहीं क्या उटपटांग बोल रहा है ये, श्यामू बोला। रहती नहीं है तो आ जाएगी, उसमें क्या? मोनू फिर बोला। तब समर फिर से उसे मारने चला। इस बार भी ब्रिजेश ने उसे पकड़ लिया और कहा, जाने दे समर, नशे में फालतू बकवास कर रहा है ये। और फिर मोनू की ओर देखकर कहा, पछती नहीं है तो पीता क्यों है रे? लेकिन समर अपने कपड़े झाड़कर वहां से तुरंत निकल गया। समर वहां से निकलकर जब घर लौटा तब सब सो चुके थे। वो धड़धड़ाता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। कविता उसके इंतजार में सोई नहीं थी। आ गए आप? समर ने कुछ जवाब नहीं दिया। खाना खाकर आए हैं या लगा दूं? कप्तान ने दोबारा पूछा। खाकर आया हूं, कहकर वो तकिया और चादर लेकर अपने कमरे से बाहर जाने लगा। आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? छत पर, यहाँ घुटन हो रही है, कहकर वो तुरंत कमरे से निकल गया। कप्तान उसके व्यवहार को देख सोच में पड़ गई कि अचानक क्या हो गया। वो उससे इतना रूखेपन से क्यों बात कर रहा है, जबकि शाम को तो उसका मूड बहुत अच्छा था। समर छत पर जाकर लेट गया। उसके दिमाग में मोनू की बातें घूम रही थी। चाहे वो उससे लड़कर ही आया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों ने समर के दिमाग में घर बना लिया था। इसी कारण कविता को देखना भी उसे इस समय गंवारा नहीं हो रहा था। रात भर मच्छरों ने उसे खूब काटा। कई बार उसका मन हुआ कि कमरे में चला जाए, लेकिन ऐंठ के कारण वो नहीं गया। सुबह जब वो नीचे उतरा तो माँ ने उसे देखा। अरे समर, ये क्या शक्ल बना रखी है, इतने ददोरे पड़े हैं? बाप रे। मम्मी वो मच्छर बहुत है तो, समर बोला। कविता वहीं थी। उसकी हंसी छूट गई तो समर चिढ़ गया। हंसने की क्या बात है? सॉरी सॉरी, वो मुंह दबाकर हंसते हुए बोली। ए री कविता, ज्यादा लड़के पर हंस मत मेरे। जाकर नारियल तेल लेकर आ, जानकी जी बोली। जी मम्मी, कहकर वो तेल लेने चली गई। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा चेहरे पर और शरीर पर नारियल तेल लगा ले, खुजली शांत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले चाय दो। अच्छा, कहकर माँ रसोई में चली गई। सबने जल्दी जल्दी घर के काम पूरे किए। दोपहर से पहले ही कविता के घर वाले आ पहुंचे। मम्मी, कहकर रिनी दौड़कर कविता से लिपट गई, जिससे कविता थोड़ा लड़खड़ा गई। अरे लड़की, ध्यान से, मम्मी को धक्का ना लगे, नानी ने भी झिड़का। मम्मी, छोटा सा भैया आने वाला है, रिनी ने पूछा तो कविता ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। रिनी समर को देखकर उसकी तरफ बढ़ी। अंकल नमस्ते। खुश रहो, बेमन से जवाब देकर वो कमरे से चला गया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर करुणा जी का चेहरा उतर गया। जानकी जी ने सबका चेहरा उतरा देखा तो माहौल बदलने के लिए रिनी का हाथ पकड़कर अपनी ओर बिठाते हुए कहा, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारी मम्मी बड़ी बातें करती है तुम्हारी, कहती हैं रिनी को बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं आती हैं। सही है क्या ये? उनकी बात सुनकर रिनी शर्माने लगी। सभी लोग मुस्कुराने लगे। हाँ रिनी, सुनाओ कविताएं, करुणा जी ने कहा तो जानकी जी ने कहा, अभी तो आई है, सब सुनाएगी। पहले जो मिठाइयाँ आई हैं वो भी तो उसे खानी है। तुम्हारे दादाजी लाए हैं बढ़िया वाली। सच्ची? रिनी की आंखों में चमक आ गई। कविता ने जब जानकी जी के मुंह से पापा जी को रिनी का दादाजी कहते सुना तो वो भावुक हो गई।
दिन भर समय बिताने के बाद सब चले गए। कप्ता ने भी मन बना लिया कि जो जैसा है अब वो स्वीकार लेगी। रिनी ऐसे ही कभी आ जाया करेगी या कभी वो चली जाया करेगी। समर ना सही, कम से कम उसके सास ससुर ने रिनी को स्वीकार किया, इतना भी कम नहीं है। वो छत की मुनेर के सहारे खड़ी वो सब सोच ही रही थी कि तभी गंगा नौकरानी आई। भाभी क्या सोच रही हो यहाँ खड़ी खड़ी? उसे अचानक पीछे से आवाज लगाते हुए कप्ता पलटी। हाँ हाँ गंगा बोल, क्या हुआ? भाभी आपको एक बात बताऊं? हाँ बोल। भैया जी को मत कहना, मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, पहले बोल तो। कल रात भैया जी सब दोस्तों से मिलने गए थे, वहां उनके दोस्त ने आपकी शादी को लेकर खूब मजाक उड़ाया। अच्छा, लेकिन तुझे कैसे पता? मेरा पति उनके फार्म हाउस की देखरेख करता है, उसी ने बताया कि उन्होंने बहुत गलत गलत कहा आपके बारे में। ओह, तभी अब कप्ता को समझ में आया कि दोस्तों के यहाँ से लौट कर आने पर समर का मूड इतना खराब क्यों था। भाभी, वो मोनू तो है ही है निरातुष्ट, भैया से शुरू से ही जलता है। भैया इतने बुरे भी नहीं है कि नन्ही सी बच्ची को ना अपनाते, लेकिन ये समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदमी के अहम को चोट करते रहते हैं, जिससे वो चाहकर भी अच्छा नहीं बन सकता। कप्ता उसकी बात सुन सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुराकर बोली, गंगा तू बहुत समझदार लगती है, लेकिन अब और समझदारी दिखाना और गांव में किसी से हमारे घर की बात मत करना। नाना भाभी, आप हमें ऐसा समझती हो? हम ई घर का नमक खाए हैं। आपकी सासू माँ ने हमें बचपन से बिटिया जैसे रखा, कभी नौकरानी नहीं समझा, तो हम भी ई घर को अपना समझते हैं। ठीक है गंगा, जा अब अपना काम कर ले। तब से कप्ता समर की भावनाएं समझने लगी। उसने फिर कभी रिनी को लेकर उससे कोई बात नहीं की। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर सा बेटा हुआ, दोनों ने उसका नाम तनय रखा। वो जब थोड़ा बड़ा हो गया तब समर कप्ता को अपने साथ लेकर कानपुर चला गया। वहाँ किराए के घर में दोनों रहने लगे। कप्ता के वहाँ रहने से उसे खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी। बीच बीच में वो कुछ महीने गांव में भी गुजारती थी। एक बार जब वो गांव आई थी और समर शहर में था, ऑफिस से एक शाम जब वो जल्दी से घर आ गया तब कमरा बंद करके वो टीवी देखने में मस्त हो गया। किसी ने दरवाजा खटखटाया। आ रहा हूँ भाई, कौन आ गया? मकान मालिक ही होगा, सोचकर उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर काम्या को खड़ा देखकर वो चौंक गया। काम्या को देखते ही समर का पारा चढ़ गया। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? लेने नहीं, देने आई हूँ। क्या मतलब? अंदर तो आने दो। समर, क्या अब मैं तुम्हारे लिए इतनी पराई हो गई कि अंदर भी नहीं आने दोगे? काम्या ने कहा। तुम अपना कहलाने का हक कब का खो चुकी हो, समर ने सख्त स्वर में कहा। कब तक गुस्सा रहोगे उसी बात पर? एक पर मुझे सफाई में कुछ कहने तो दो। मैं यहाँ आई हूँ अपनी सफाई देने ही आई हूँ। लेकिन अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, मैं शादी कर चुका हूँ और मेरा तुम्हारा तलाक हो चुका है। एक बार अंदर तो आने दो। मैं कहाँ तुमसे मुझे अपने घर में जगह देने को कह रही हूँ। उसके अनेक बार आग्रह करने पर समर नरम पड़ गया और अंदर बुलाकर ले गया। एक गिलास पानी तो पिला दो। काम्या के पानी मांगने पर वो किचन में पानी लेने चला गया। वो चारों ओर कमरे में नजरें घुमा कर कमरे को ध्यान से देख रही थी। दीवार पर समर और कप्ता की शादी की तस्वीर लगी हुई थी। समर हाथ में पानी का गिलास लेकर आया। कमरा तो बहुत अच्छे से सजाया है। साथ ही रहती है क्या वो यहाँ? काम्या ने पूछा। हाँ, कप्ता को घर सजाने का शौक है। ओ, तो कविता नाम है उसका। हाँ, तुम क्या चाहती हो वो कहो, समर ने उसे कहा। पानी का घूंट गटकते हुए बोली, मैं चाहती हूँ तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर जाने के अपने फैसले पर पछता रही हूँ। कैसे माफ कर दूं? तुमने पूरे गांव में हमें शर्मसार किया है। मम्मी पापा को क्या क्या सुनना पड़ा तुम्हारे कारण। तुम्हें क्या पता है इसका? मैं तब कम उम्र की थी, मुझ में अकल नहीं थी। उसने मुझे सपने दिखाए थे कि वो मुझे शहर की लग्जरी लाइफ जीने को देगा। दूसरी तरफ तुम थे जिसने मुझे शहर से ले जाकर गांव में पटक दिया था। उस मिट्टी गोबर की गंध की आदि में मैं नहीं थी, इसलिए मुझसे गलती हो गई। तो अब तो ठीक है, शहर की लग्जरी एंजॉय करो। समर प्लीज, मैं पहले ही बहुत भुगत चुकी हूँ, मुझे और जलील मत करो। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो दुबई के किसी दलाल को बेचना चाहता था।
बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से भागकर अपने मम्मी पापा के पास लौट कर आई हूँ। तुमसे तभी बताना चाहती थी, लेकिन तब भी तुमने मुझे नहीं सुना। समर को काम्या के बारे में जानकर दुख हुआ। जो हुआ गलत हुआ, इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। सच तो यही है, तुम मेरे प्रति वफादार नहीं थी। सच ये नहीं है, मैं बस गांव में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तुमने भी तो कविता को तो यहाँ रखा हुआ है और मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आते थे। कविता अब 1.5-2 साल बाद यहाँ आई है। तुमसे तो शादी के 6 महीने भी सब्र नहीं हुआ था। और कविता भी ज़्यादा समय गांव में ही गुजारती है। वहाँ पर मम्मी पापा भी उसकी ही जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभाती है। और अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ और मेरा एक बेटा भी है और एक बेटी भी। काम्या ने जानबूझकर ये कहकर समर की दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये सुनकर समर फिर गुस्से में भर गया। अब तुम कह चुकी ना जो कहना था, जाओ अब यहाँ से। समर के तल्ख तेवर देखकर वो फिर से गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज समर, मुझे एक मौका दे दो। नहीं हो सकता है, बेकार की जबरदस्ती मत करो। समर का ऐसा जवाब सुनकर काम्या अपमानित महसूस करने लगी और चिढ़कर बोली, उस दुहाजू को साथ रख सकते हो और मेरी एक गलती अनदेखी नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। गलती नहीं, तुमने अपराध किया है, समझी? लगभग गुस्से से चीखता हुआ वो हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कराया और दरवाजा बंद कर लिया। काम्या रोती हुई वहां से निकल गई। पड़ोस के घर में रहने वाला बिल्लू उसे आते जाते देख चुका था। उसने घर के बाहर कान लगाकर उसकी बातें भी सुन ली थी। तुरंत अपने कमरे में जाकर उसने फोन लगाया। हेलो, अरे भैया सुनो, यहाँ तो एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है। कौन सी न्यूज? उधर दूसरी तरफ फोन पर मोनू था। आज मैंने जो देखा यहाँ, वो तो देखकर आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ई समर बड़ा घाघ निकला। क्या हो गया? कहानी मत बना, पूरी बात बता। मोनू खींच कर बोला। उधर से डांट पड़ने पर बिल्लू बेशर्मी से हंसते बोला, ही। अरे भैया, ये समर तो एक बीबी गांव में रखे और एक शहर में। फिर उसके बाद उसने नमक मिर्च लगा करके समर के घर घटी घटना का वर्णन कर दिया। उसकी बातें सुनकर मोनू खुशी से उछल पड़ा। वाह बेटा, तूने तो कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया। खबर तो जोरदार है, मानना पड़ेगा, है ना? फिर रिपोर्टर कौन है? बिल्लू खुद को ही शाबाशी देते हुए बोला। हाँ, लेकिन कहानी को तेरे लिए मसाले से नई दिशा तो मैं ही दूंगा, तू अब देखता जा, कहकर मोनू ने फोन कट कर दिया और कुटिल मुस्कान मुस्काने लगा। मोनू को जानकारी देने वाला बिल्लू और समर सब एक ही गांव के थे। बिल्लू शहर में समर की मदद से ही गया था। समर ने वहां उसकी नौकरी अपने ही ऑफिस में लगवाई थी और पड़ोस में कमरा भी दिलवाया, लेकिन काम से जी चुराने वो हिसाब का साफ न होने के कारण वो नौकरी से निकाल दिया गया था। कई नौकरियां बदली, लेकिन कहीं नहीं टिका। अब आमलेट की ठेली लगाता था। उसकी मोनू से ज्यादा पटती थी, समर से कम। योग्य होने के कारण वो दोनों ही उससे ईर्ष्या करते थे, जबकि समर ने हमेशा उन दोनों की सहायता ही की थी। समर की सिर्फ यही एक आदत थी कि वो गलत कामों में उनका सहयोग नहीं करता था, बल्कि उससे बताने से उनकी पोल खुल जाती थी, जिस वजह से समर ने गांव में दोस्त जितने ही दुश्मन बना लिए थे, जिसका उसे खुद भी पता नहीं था। बिल्लू के फोन को सुनने के बाद मोनू ने काफी सोच विचार के बाद एक प्लान बनाया। उसने सोशल मीडिया की मदद से काम्या का कांटेक्ट ढूंढ निकाला। पहले उसने उसे मैसेज किया, फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे उसका मोबाइल नंबर ले लिया। मोनू को वो समर के दोस्त के तौर पर जानती थी, इसलिए उसने आसानी से अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया था। मोनू ने नंबर पाते ही तुरंत उसे कॉल किया। हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते मोनू, कहो कैसे याद किया? मोनू ने नाटकीय अंदाज में बोलते हुए कहा, भाभी जी, याद तो उसे करते हैं जिसे भूले हो। आपको कभी भुला सकते हैं क्या हम? क्यों, ऐसा क्या है जो? काम्या ने सवाल किया। आप हमारे भाई की जिंदगी की खासम खास रही हैं, आपको कैसे भूलेंगे? पूरे गांव में आपके जितनी स्मार्ट, सुंदर और बुद्धिमान लेडी आज भी नहीं होगी, मोनू ने चापलूसी करते हुए कहा। मोनू जी क्यों मजाक उड़ा रहे मेरा? मैं अगर बुद्धिमान होती तो समर को छोड़ने की बेवकूफ़ी करती क्या? अरे भाभी जी, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, आप भी इंसान ही हो, कोई भगवान तो हो नहीं। और फिर आपकी एक गलती आपके बाकी सारे गुणों को खत्म तो नहीं कर देती। हाँ, लेकिन अब मेरे पास सिवाय पछताने के कुछ और नहीं है।
समर की जिंदगी में अब कोई और है, सुना है मुझसे ज्यादा गुणी है। काम्या ने निराश भाव से कहा। गुणी? हाँ हाँ हाँ। मोनू, हंस क्यों रहे हो? क्योंकि आपने मजाक ही ऐसा किया है। अरे वो औरत तो कहीं से भी समर के काबिल नहीं है। कहाँ हमारा भाई कितना पढ़ा लिखा स्मार्ट, और वो एकदम गंवार। अच्छा, लेकिन समर तो उसकी तारीफ ही कर रहा था कि घर में सब उसे बहुत पसंद करते हैं, घर भी बहुत अच्छे से रखती है और माँ पापा का ध्यान भी बहुत रखती है। गांव की औरतें तो ये सब कर ही लेती हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन समर का क्या? ना रंग रूप है, ना आपकी तरह हाईली एजुकेटेड। फिर एक बच्ची की माँ पहले से ही थी वो। समर ने तो मन मार के समझौता कर लिया था माँ बाप के दबाव में। बेचारा मेरा भाई इसी से अपने मन की बात कह भी नहीं सकता। मोनू ने काम्या से समर के प्रति सहानुभूति का झूठा ढोंग दिखाते हुए कहा। ओ तो ये बात है। हाँ, लेकिन मुझे तो वो देखना भी पसंद नहीं करता। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि समर अपनी जिंदगी में केवल एक दोस्त की जगह ही वापस दे दे। मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगी। लेकिन काम्या के मन की भावना जानकर मोनू की आंखों में चमक आ गई। उसे समर की जिंदगी में आग लगाने का बढ़िया मौका दिख रहा था। वो फिर बोला, चिंता काहे करती हो भाभी जी? मैंने तो आपको भाभी माना है। आपकी इच्छा पूरी करने में मैं आपको सच्ची सलाह दूंगा, अगर आप मानो तो। कैसी सलाह? कि आप समर को किसी भी तरह से दोबारा मिलने के लिए मनाओ। वो नहीं मानेगा। अरे भाभी जी, आप बहुत जल्दी हार मान जाती हो। औरत चाहे तो क्या कर नहीं सकती। आप तो सिर्फ उसकी पहली पत्नी ही नहीं बल्कि दोस्त भी रही हो। एक बार मन से कोशिश तो करिए, मेरा भाई जरूर मान जाएगा। दोनों के जोर देने पर काम्या उसकी बात मान जाती है। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। ये हुई ना बात? हाँ भाभी जी, जब भाई मिलने के लिए मान जाए तो हमें जरूर बताना। श्योर। काम्या फोन कट कर देती है। उधर मोनू कुटिल मुस्कान मुस्का रहा था। उधर समर रात को लेटा लेटा सोच विचार में मग्न था। काम्या के अचानक उसके सामने आ जाने से उसका मन अशांत हो गया था। उसके सामने उसका अतीत फिर आ खड़ा हुआ था, जिसे वो कभी याद भी नहीं करना चाहता था। ना ही कप्ता के आने के बाद कभी उसे याद भी आया। वो कप्ता के साथ खुश था। कप्ता ने खुद को समर के आगे तन मन धन से समर्पित भी कर दिया था। वो इसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करती थी, इसलिए ही समर भी खुद को बदलने का पूरा जोर प्रयास कर रहा था। उसने कविता को कभी किसी बात के लिए रोका टोका भी नहीं। उसकी जिंदगी में अब तक रिनी की अंतर्द्वंद का मसला था। वो उसे अपनाना तो चाहता था, लेकिन उसका झूठा अहम बीच में आ खड़ा होता था। लेकिन आज उसके आगे उसकी जिंदगी की एक कमजोर कड़ी काम्या उसके सामने आ खड़ी हुई थी। आज उसके दिमाग में रिनी का विषय नहीं, बल्कि काम्या के संग बीता उसका अतीत घूमने लगा। काम्या को वो शादी के पहले से जानता था। कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे। कॉलेज की वो सबसे सुंदर लड़की थी, तो समर भी कुछ कम सुंदर नहीं था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर प्यार हो गया। समर को आज भी वो दिन याद था जब कॉलेज में अपने सारे दोस्तों के सामने उसने काम्या को प्रपोज किया था। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, हाथों में बुके लिए हुए, घुटनों पर बैठकर उसे बुके देते हुए उसने काम्या से अपने प्यार का इजहार किया था। काम्या भी उसकी इसी अदा पर फिदा हो गई थी। काम्या हालांकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही थी, लेकिन खूबसूरत होने के कारण कॉलेज में फेमस थी। अंग्रेजी मीडियम में पढ़े होने के कारण वो अंग्रेजी बोलने में भी अच्छी थी। समर पढ़ने लिखने में टॉपर जरूर था, लेकिन गांव से होने के कारण शहरी रहन सहन की ऐसी लड़की के आकर्षण से खुद को बचा नहीं सका। लेकिन कॉलेज पूरा होते ही उसने अपने मम्मी पापा को काम्या से शादी के लिए मना लिया। हालांकि समर के माता पिता अंतरजातीय विवाह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इकलौते बेटे की खुशी के आगे झुक गए। काम्या और समर की शादी हो गई। काम्या शहर छोड़कर गांव आ गई। गांव के लोगों में उसे देख काफी खुशी होती थी, क्योंकि वो उनकी बहुओं की तरह घूंघट नहीं करती थी। समर के साथ हाथों में हाथ डाले कहीं भी घूमने निकल पड़ती थी। जानकी देवी स्वभाव से सरल थी। वो हमेशा दूसरों के विचारों और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करती थी। वो ये समझती थी कि काम्या शहर में पली बड़ी है, गांव के तौर तरीकों में बांधना उसे ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसे घूंघट आदि के लिए कभी बाध्य नहीं किया।
वो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी, लेकिन काम्या ने उनके सीधेपन का गलत फायदा उठाया। वो घर की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, किसी काम में हाथ नहीं बटाना चाहती थी। कुछ दिन तो सही रहा, लेकिन धीरे धीरे समर को ये सब बुरा लगने लगा। उसने काम्या को साफ कह दिया कि उसे घर के कामों में माँ का हाथ बटाना ही होगा। 1-2 महीने बाद ही वो उबने लगी इस शादी से। गांव से पीछा छुड़ाने के लिए समर पर दबाव बनाने लगी कि वो उसे अपने साथ शहर में ही रखे। समर की नौकरी तब नई नई थी, इसलिए उसने काम्या से इंतजार करने को कह दिया, लेकिन उसने धैर्य नहीं था। वो अपनी समस्याएं अपने कॉलेज के एक दोस्त से फोन पर साझा करने लगी। धीरे धीरे उनमें घनिष्ठता बढ़ने लगी। वो जब तब उससे छुपकर मिलने को भी आने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि वो उसके साथ भाग गई। घर वालों ने उसे पूरे घर में और पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मिलती तो तब ना, जब वो वहां होती। गांव में सब तरह तरह की बातें करने लगे। जानकी जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ये सब याद कर समर की आंखें नम हो गई। वो उठकर बैठ गया और पानी पीने लगा। फिर दोबारा बीती यादों में खो गया। दोबारा वो लौटी करीब 1 महीने बाद, लेकिन तब तक वो समर की नज़रों से गिर चुकी थी। काम्या के घर वालों ने भी मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समर नहीं माना, क्योंकि उसे लगता था कि काम्या की वजह से वो अपने माता पिता के आगे भी शर्मिंदा हुआ था। उसने कुछ वक्त बाद काम्या को तलाक दे दिया। फिर एक दिन पंडित जी कप्ता का रिश्ता लेकर आए। कप्ता उसके माता पिता को पसंद आ गई थी। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने इस बार अपने माता पिता की इच्छा से शादी करने स्वीकार कर लिया। ये सब याद करते करते कब उसकी आंखें लग गईं पता ही नहीं लगा उसे। सुबह उठा तो देखा ऑफिस के लिए देरी हो चुकी थी। फटाफट तैयार होकर वो ऑफिस पहुंच गया बिना नाश्ता किए। ऑफिस में ज़रूरी काम निपटाकर जब वो निश्चित होकर बैठा तो उसे भूख लगाई। उसने कैफेटेरिया में जाकर कुछ खाने का निश्चय किया। जब वो वहाँ खा रहा था तभी उसे काम्या का कॉल आता है। समर प्लीज़ मुझसे एक बार मिल तो लो। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक आखिरी बार। मैं यहीं हूँ बाहर कैफेटेरिया के पास वाले गार्डन में। ये कहकर काम्या ने फ़ोन कट कर दिया। समर को उसके इस तरह पीछे पड़ने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो थोड़ी देर वहीं बैठा सोचता रहा। फिर उसने तय किया कि आज वो काम्या की अकल ठिकाने लगा कर ही रहेगा। वो जा पहुंचा उसी जगह जहां काम्या पहले ही उसका इंतज़ार कर रही होती है। आगे बढ़कर उसे थप्पड़ जड़ने को होता है, तभी वो ज़बरदस्ती उसके गले लग जाती है। उसी समय किसी के तस्वीर क्लिक करने का आवाज़ समर को होता है। समर यहाँ वहाँ देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो फिर काम्या को खुद से अलग करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मेरे ऑफिस का एरिया है, कोई लैला मजनू पार्क नहीं है। आई एम सॉरी समर, मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझसे इस तरह बेरुखी दिखाओ। अभी वो गुस्से में ही था कि वो कुछ बोलने को होता है कि काम्या पहले ही बोलने लगती। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि अब तुम कहोगे कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं कब कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोबारा वैसे ही दोस्त बन जाएं जैसे पहले थे शादी के पहले। उसकी बात का आशय समर समझ रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो वही लड़की है जिसे उसने कभी चाहा था। देखो काम्या, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम अच्छे घर की लड़की हो। ये सब करके तुम अपने माता पिता को और शर्मिंदा कर दोगी समाज में। मेरी इज्जत की परवाह तो तुमने नहीं किया कभी। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल रखो। और मेरी मानो तो तुम भी किसी से शादी करके सेटल हो जाओ और ज़िंदगी में मूव ऑन करो। जो उम्मीद तुम मुझसे कर रही हो वो संभव नहीं है। मैं अपनी पत्नी के साथ छल नहीं कर सकता, क्योंकि चले जाने की पीड़ा को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं अब अपनी पत्नी से ही प्रेम करता हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलकर तुम्हारी शिकायत करनी होगी। इतना कहकर वहाँ से चला गया। काम्या अपना सा मुँह लेकर लौट गई। उधर गांव में मोनू पान की दुकान पर खड़ा होकर गप्पे मार रहा होता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज टोन बजती है। वो फ़ोन ऑन करता है। मैसेज देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बिल्लू ने उसे आज सुबह गार्डन में काम्या और समर की तस्वीर जो खींची थी वही भेजी थी। तस्वीर खींचने का काम उसे मोनू ने ही दिया था। थोड़ी ही देर बाद मोनू पहुंच जाता है कप्ता के पास।
वो उस समय घर में अकेली थी, आंगन में धुलाई करने में लगी थी। मोनू पहले ही जानता था कि इस समय जानकी जी मंदिर में शाम की आरती के लिए गई होंगी और पिताजी तो पास के गांव तक गए हुए हैं। नमस्ते भाभी जी। अचानक उसकी आवाज़ से कविता डर जाती है और फिर संभल कर बोलती है, नमस्ते मोनू भैया, कहिए कैसे आना हुआ। क्या बताएं भाभी, हमसे तो कहा भी नहीं जा रहा है, जो देखा है उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ, साफ साफ कहिए, पहली क्यों बुझा रहे हैं। पहली नहीं बुझा रहे भाभी, बस हिम्मत जुटा रहे हैं। समर मेरी देवी सम्मान भाभी के संग ऐसा करेगा, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उसकी ये बात सुनते ही वो समझ गई कि वो फिर कोई खुराफात दिमाग में लेकर आया है। जो कहना है कहिए, वैसे आपको हम अच्छे से जानते हैं, कितने सच्चे दोस्त हैं आप इनके। अरे भाभी, आप तो हमें सुनाने लगी। कोई बात नहीं, हम पर भरोसा नहीं तो इस तस्वीर पर तो होगा। ये कहकर उसने मोबाइल आगे करके तस्वीर दिखाई है, जिसे देख कविता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फोटो देखकर एक बार वो असहज तो हुई थी, लेकिन मोनू पर वो भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर उसने पूछा, ये कौन है। क्या भाभी, आप समर भाई की पहली पत्नी को नहीं पहचानती। सच में बड़ी भोली है आप। जाइए अपने घर में खंगालिए, कोई ना कोई तस्वीर इनकी मिल ही जाएगी। अब कविता बिल्कुल चुप थी, फिर कुछ सोचकर बोली, माना बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसी दुनिया में हूँ तो इतना तो जानती हूँ कि ऐसी तस्वीरें आजकल बनाना बहुत आसान है। आप अपने दोस्त से दुश्मनी निकालने के लिए इतना गिर गए। छी, लो भाई, मैं क्यों करूँगा ये सब। मुझे क्या समर की लाइफ से लेना देना। मैं तो आपको सोच कर चला आया कि आप ठहरी गांव की सीधी सादी, यहाँ सास ससुर की सेवा में मगन, और समर वहाँ शहर में गुलछर्रे उड़ा रहा है। खैर कोई नहीं, नहीं भरोसा करना है तो मत करो। फिर भी मैं ये फ़ोटो आपके मोबाइल पर भेज रहा हूँ, चेक करवा लेना असली है या नकली। नमस्कार। हाथ जोड़कर वो वहाँ से चलता बना। कविता अपने कमरे में मोबाइल में उसी तस्वीर को देखे जा रही थी। उसका हाथ काँप रहा था। वो जानती थी कि इसमें मोनू की कोई ना कोई चाल हो सकती है। उसका दिल चाहता था कि वो तस्वीर झूठी निकले, लेकिन अगर कहीं सच्ची हुई तो। यही ख्याल उसकी आंखों में आंसू बरसा रहा था। फोटो देखने में तो नकली नहीं लग रही थी, लेकिन इसके बारे में किसी और से तो पूछने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। कहीं वो समर की ज़िंदगी में सच में लौट आई तो। आखिर वो उनका पहला प्यार है। समझौते की शादी की है उन्होंने। नहीं नहीं, वह ऐसे नहीं है, मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन कहीं वही उनको बहका रही हो तो। ये सब सोच सोच के वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर भी गुस्सा आ रहा था कि बार बार उसके साथ ही मजाक क्यों कर रही है उसकी किस्मत। तभी नीचे जानकी जी ने आवाज़ लगाई, कविता। लेकिन वो रोते हुए उस आवाज़ को सुन नहीं पाई। कई बार आवाज़ देने पर जब उसने नहीं सुना तो जानकी जी को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि कविता कभी किसी के भी बुलाने पर उसका अनसुना नहीं करती थी। वो अपनी शंका मिटाने के लिए ऊपर उसके कमरे में गई और देखा कि कविता रो रही है, तो वो घबरा गई। क्या हुआ कविता, रो क्यों रही हो। उन्हें देख कविता उन्हें लिपट कर रोने लगी। जानकी जी के मन में समर के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, ये शंका हुई थी कविता का रोना देखकर। क्या हुआ बेटा, समर ठीक तो है। वो सिसकते बोली, मम्मी वो ठीक है। तो रो क्यों रही है। रिनी रिनी तो ठीक है ना, कहीं उसके लिए तो नहीं रो रही। नहीं मम्मी। फिर क्या हुआ, कुछ बताओगी भी जो बस रोए जा रही हो। जानकी जी ने पहले उसे पानी पिलाया, फिर चुप कराया और कहा, अब बताओ सही से क्या हुआ है। कप्तान ने उन्हें मोनू वाली बात बताकर फोटो दिखाई। फोटो देखते ही जानकी जी भी चकरा गई। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर बार बार फोटो देखने पर वो असली लगी तो वो गुस्से से भर गई। कप्तान, मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा है कि समर उस निर्लज से दोबारा रिश्ता बना सकता है, क्योंकि वो तो उससे बेहद नफरत करता है। लेकिन फिर भी अगर ये सब सच है तो इस बार मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, घर से और हम सबकी ज़िंदगी से बाहर कर दूँगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, तो इससे क्या होगा। दोनों पलटी तो दरवाजे पे पिताजी खड़े थे। कविता उन्हें देखकर सर पर पल्ला करने लगी। तभी पापा जी अंदर आ गए। सॉरी, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली, लेकिन मैं इधर से गुजर रहा था तो कविता की रोने की आवाज़ सुनकर रहा नहीं गया।
वो तो ठीक है जी, लेकिन आप समर की दुर्दशा जानने के बाद भी पूछ रहे हैं कि इससे क्या होगा। हाँ जानकी, बहू तो इसमें परेशान है, लेकिन तुम तो ठंडे दिमाग से सोचो, क्या हमारा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? तस्वीर में जो दिख रहा है वो आधा सच भी तो हो सकता है। तो आप क्या करें? उसे बहू की और उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद करने दो क्या? जानकी जी खींच कर बोली, नहीं, तुम कुछ मत करो, क्योंकि उसे घर से या बहू की जिंदगी से निकालने से नुकसान तो हमारी बहू का ही होगा। जानकी जी का गुस्सा तब तक कम हो चुका था। वो बोली, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया, आप ही बताइए कि क्या करूं कि उसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। कुछ मत करो, जो करना है कप्ता बहू ही करेगी। फिर पापा जी कप्ता की ओर देखकर बोले, बहू, तुम समर से खुद बात करो इस बारे में। ये तुम दोनों के बीच की बात है। निडर होकर सख्ती से पूछो, या चाहे जिस तरह भी तुम्हें सही लगे वैसे पूछो, लेकिन इसे समर से ही पूछो, बजाय इधर उधर किसी और से चर्चा करने के। बस ये याद रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे मुझे मेरे बेटे पर भी भरोसा है। जरूर इस फोटो की सच्चाई कुछ और है, जो तुम्हें उससे बात करने पर ही पता चलेगी। पापा जी की बात से कप्ता को हिम्मत मिली। उसने जी पापा जी कहकर उनकी बात से सहमत जताई। जानकी जी ने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, मुझे लगता है तुम्हें कानपुर जाने की तैयारी करनी चाहिए। तुम पैकिंग करो, मैं तुम्हें भिजवाने का इंतज़ाम करती हूँ। तभी तनय रोने लगा। देखो, उसे पहले पापा जी ये कहकर कमरे से बाहर निकल गए। अगले दिन कप्ता तैयार होकर मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर बेटे के साथ बाहर निकलने लगती है कि तभी दरवाजे पर समर आ खड़ा होता है। समर को अचानक सामने देख कप्ता और मम्मी पापा तीनों चौंक जाते हैं। कप्ता की गोद में से तनय समर की ओर जाने को मचलने लगता है। समर उसे अपनी गोद में ले लेता है। जानकी जी कप्ता को इशारे से सामान्य व्यवहार करने का इशारा करती हैं। तुम बिना खबर किए ही आ गए? पापा जी ने पूछा। उनकी बात सुनकर समर हंसते हुए कहा, अब क्या अपने घर में आने के लिए भी खबर करनी होगी? उसका ऐसा जवाब देना पापा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसे गुस्से से घूरा तो समर ने तनय को मम्मी को पकड़ाने के बाद पापा जी के पाँव छुए और उनके गले से लगकर बोला, सॉरी पापा, आप सबकी याद आ रही थी तो अचानक से चला आया, सोचा सरप्राइज़ दूंगा। कहकर पापा जी ने सिर हिलाया। उसके बाद उसने मम्मी के पैर छुए। तभी उसका ध्यान कप्ता की ओर गया। तुम कहीं जा रही थी क्या? तैयार लग रही हो, ये बैग वैग कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, कहकर वो अंदर चली गई। उसने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तब समर ने मम्मी से पूछा, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, वो तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, वरना वो वहाँ पहुँचती और तुम यहाँ आ जाते तो गड़बड़ हो जाती। इसलिए पापा कह रहे हैं खबर कर दिया करो। ओ तो ये बात है, लेकिन आप लोग ही मुझे फ़ोन करके बता देते कि आप कप्ता को भेज रहे हैं। आपने भी तो नहीं बताया, समर ने कहा। हम तो इसको भेजने के बाद फ़ोन करते ही। चलो ठीक है, तुम जब तक मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। समर ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। मम्मी पापा उसे हल्की फुल्की बातें, इधर उधर की बातें करते रहे। वो भी तने से खेलता जा रहा था और हालचाल सुनाता जा रहा था। वो नोटिस कर रहा था कि रसोई के काम सब मम्मी ही कर रही हैं। कप्ता अपने कमरे में ही थी। समर को अंदेशा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कप्ता इस वक्त खाने पीने की तैयारी में लगी होती थी। वो मम्मी को अकेले रसोई में कभी लगने नहीं देती थी। जब मम्मी जानकी जी चाय का कप रखने जाने लगी, तब समर ने ही पूछ लिया, क्या हुआ मम्मी, कप्ता की तबीयत ठीक तो है? आप अकेली रहती हैं रसोई में? नहीं, कोई बात नहीं है, वो कपड़े बदलने गई होगी ना, वैसे भी वही तो लगी रहती है हमेशा। आज हमने कर लिया तो क्या हुआ? जानकी जी ने कहा तो समर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अच्छा हाँ। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो अपने कमरे में गया। जानकी जी ने जानबूझकर तने को अपने पास रोक लिया ताकि कप्ता को अपनी बात करने में कोई बाधा न आए। समर कमरे में पहुंचा तो देखा कप्ता बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। वो उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, कवि, क्या हुआ, तुम ऐसे यहाँ आकर क्यों लेट गई? कप्ता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके सुबकने की आवाज़ आई तो समर डर गया। क्या हुआ, तुम रो रही हो, क्या बात हो गई? ये कहकर उसने कप्ता को उठाया। कप्ता को पापा जी की सलाह याद आई। उन्होंने उसे समर से सख्ती से बात करने को कहा था, लेकिन वो तो भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ रही थी। तभी फिर उसने अपने आंसू
पोंछे और थोड़ा सख्त भाव दिखाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। समर बोला, हाँ पूछो। क्या आपकी ज़िंदगी में वो वापस आ गई है? समर को कविता से अपेक्षा नहीं थी कि वो काम्या के विषय में कुछ पूछ भी सकती है, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि कविता किसके बारे में पूछ रही है। उसने पलटकर पूछा, कौन? आपकी पहली पत्नी काम्या। कविता ने बिना लाग लपेट के काम्या का नाम लेकर पूछ लिया तो समर हतप्रभ रह गया और बोला, काम्या? हाँ काम्या। कविता इस बार गुस्से से भरकर थोड़े तेज स्वर में बोली और दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। फिर समर ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि काम्या मेरी जिंदगी में लौट आई है? किसी ने भी कहा हो, मुझे सिर्फ सच जानना है, क्या वो मेरे पीछे से आपसे मिलने आती है? समर ने सोचा, किसी ने तो जरूर उसे काम्या के घर आने की सूचना दी है, तो झूठ बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वो गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ आई थी। इतना सुनते ही कविता फिर रोने लगी तो समर ने उसे चुप कराने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उसने झटक दिया। मैंने कितना विश्वास किया आप पर और आपने ये सिला दिया। कविता ने दुखी होकर कहा, अरे कभी तुम तो हद कर रही हो। वो सिर्फ एक बार ही आई थी घर, मैंने उसे घर से बाहर कर दिया था तभी। उसका आ जाने भर से तुमने मुझे बेवफा समझ लिया, ये तो गलत है यार। अच्छा बस एक बार ही मिली है? ये कहकर कविता लपक कर पलंग के सिराने रखे मोबाइल को उठाई और उसमें से फ़ोटो दिखाते हुए समर से बोली, तो ये क्या है हैं? फ़ोटो देखकर समर का भी वही रिएक्शन था जो कविता और जानकी जी की पहली बार उस फोटो को देखने पर था। समर को उस दिन का दृश्य याद आने लगा जब काम्या उससे ऑफिस के बाहर मिलने आई थी। उसे अब सब समझ में आ रहा था कि उसे जो उस वक्त फ़ोटो क्लिक होने का भ्रम हुआ था, वो भ्रम नहीं था, वो एक चाल थी। उसने तुरंत पूछा, ये फ़ोटो तुम्हें किसने दी? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो आप बस ये बताइए कि ये क्या है और आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? कवि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो तुम समझ रही हो गलत है। ये फ़ोटो एक साजिश है, कोई हमारे साथ बहुत गंदा मजाक कर रहा है, इसलिए ही पूछ रहा हूँ कि बताओ ये किसने दी ये फ़ोटो तुम्हें? तभी तो मुझे भी समझ में आएगा कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। भले ही तस्वीर साजिश के तहत खींची गई हो, लेकिन है तो सच्ची ही ना। आप काम्या के साथ ऐसे तो थे ना? कहकर वो फिर रोने लगी। नहीं कभी, वही ज़बरदस्ती मुझसे ऐसे उस दिन ऑफिस के बाहर मेरे गले पड़ने लगी। नहीं, कोई औरत ऐसे बिना आदमी की मर्जी के नहीं कर सकती। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? समर ने थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए कहा। हाँ, नहीं रहा भरोसा, क्योंकि आप तो मुझसे वैसे भी प्रेम करते नहीं। आपने तो मुझसे मजबूरी में समझौते की शादी की है, उससे तो आपका प्रेम था ना। कवि, ये तुमसे किसने कहा कि मैंने तुमसे समझौता किया है? सिर्फ मानता हूँ कि पहले मुझे उससे प्रेम था, लेकिन वो प्रेम तो कब का नफरत में बदल चुका है। अब मैं सिर्फ तुम्हें प्रेम करता हूँ। लगभग झंझोड़ते हुए कविता को ये बात समर ने कही। उसके मुंह से अपने लिए प्रेम की अभिव्यक्ति सुन कविता थोड़ी देर के लिए उसे ध्यान से देखती रह गई। आज पहली बार वो समर के मुंह से ये वाक्य सुन रही थी। पति के मुंह से प्रेम की स्वीकृति सुनकर क्या पिघल जाएगी कविता, या तोड़ देगी समर का दिल? क्या माँ कर पाएगी कोई मदद? रिनी के भी मन में बस चुकी है समर की खराब छवि। जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।